आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है चार्जशीट के बाद अब क्या। मध्य प्रदेश व्यापम का मामला 2011 का है। उसके बाद इस धांधली केस में 7 जनवरी को अपनी चालान कॉपी प्रस्तुत कर दी गई ग्वालियर हाईकोर्ट में। लेकिन उसके बाद अब यह कहा जा सकता है कि आगे की मुसीबत बढ़ने वाली है। इसमें करीब करीब 60 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से डॉक्टर गोयनका समेत 23 ऐसे छात्र हैं जो पीएमटी में फर्जीवाड़ा तरीके से शामिल हुए थे। और उसके अलावा कई अफसर हैं, कई लोग हैं जिन पर यह कार्रवाई की जा रही। लेकिन चार्जशीट प्रस्तुत होने के बाद आखिर अब क्या होगा। सीबीआई ने करीब 4,500 पन्नों का चालान पेश किया है। इस मामले में भोपाल की चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका सहित, जैसा हम आपको बता रहे थे, उनके स्टाफ के 8 लोग और कुल मिलाकर 60 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें जैसा हमने आपसे जिक्र किया 23 छात्र शामिल है। 28 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि आखिर होना क्या है। लेकिन व्यापम का जिन एक बार फिर बहार है और कई तरह की बातें कही जा रही है कि इसमें और कितने लोग होंगे, या कई नेता भी इसके दायरे में आएंगे। 60 लोगों के नामों की जो सूची है उसमें 23 छात्र है और बाकी कई अफसर है, 8 स्टाफ के लोग हैं डॉक्टर गोयनका के। पर अब क्या चार्जशीट के बाद? तो मेरे साथ चलिए आमिर जोड़ा, आमिर से बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता है। आमिर, चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब ये कहा जा सकता है कि होगा क्या? क्या सब लोग अंदर जाएंगे या कुछ और? जिन एक बार फिर निकलकर सामने आया है वो भी जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया है। चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका सहित 60 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जिसकी चार्जशीट को कल सीबीआई ने विशेष न्यायालय में पेश किया है और इसकी अगली सुनवाई 28 जनवरी को विशेष न्यायालय में होगी। लेकिन इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात यही है कि और कौन सफेद पोश लोग इस जद में आएंगे और किन लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जब मामला निकलकर सामने आया था तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला था। और ये 2011 का जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में 39 सीटों को डमी कैंडिडेट बिठाकर इसमें फर्जी तरीके से एडमिशन देने का मामला था, जिसमें 50-50 लाख रुपए में ये सीटें बेचने के आरोप लगाए गए थे। और इस जबकि मामले की जांच चल रही थी, इस मामले में आरोपी भी बनाए गए थे डॉक्टर अजय गोयनका। पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन अब फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को फिर से जो है कोर्ट में पेश किया है और इसकी जो है चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया गया है। 60 आरोपी इसमें बनाए गए। इसमें खास बात यह, स्टूडेंट को भी आरोपी बनाया गया है और वो जो डमी कैंडिडेट जिनको बिठाया गया था खाली सीटों पर, उनको भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। और जिस तरह से ये व्यापम का मामला निकलकर जब सामने आया था तब भी कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे और कई सफेद पोश नेताओं के और कई बड़े लोगों के इस पूरे मामले में नाम होने की बात कही जा रही थी। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाया था। व्यापम को लेकर सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। और एक बार फिर जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया है, डॉक्टर अजय गोयनका जो चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक है, इनको और 60 आरोपियों को इस पूरे मामले, इसमें 60 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है और चार्जशीट को पेश किया गया है। 28 जनवरी को इस पूरे मामले की विशेष अदालत में सुनवाई होगी और तभी ये स्पष्ट हो सकेगा कि आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हालांकि जमानत पर रिहा है, लेकिन मामला अभी तक लंबित है। कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाइयां हो रही हैं। लेकिन जब 28 जनवरी को इस पूरे मामले की विशेष न्यायालय में सुनवाई होगी तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कुछ नाम और जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट को कल सीबीआई ने विशेष न्यायालय में पेश किया और उसमें रखा। तो ये जाहिर है कि जब 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट को पेश किया गया है, 60 आरोपी हैं, तो तमाम तरह की। चलिए आमिर, हम समझेंगे। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। बाकी 3 मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। चेतन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। चेतन जी, आपका स्वागत है। और साथ ही अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और सुरेश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। चेतन जी, चार्जशीट प्रस्तुत हो गई है, 60 आरोपी इसमें बनाए गए। एक तो वही है जिनका चिरायू में इस समय काफी नाम है और कोविड के दौर में काफी अच्छा उन्होंने काम किया, जैसा सरकार कहती रही। लेकिन अब वो भी आरोपी है, तो किस किस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और हम देख रहे हैं कि चाहे हनी ट्रैप का मामला हो या फिर व्यापम का मामला हो, सारे जिन बाहर आ रहे हैं। देखिए मनोज जी, हमने पहले भी कहा था कि सरकार की नीति और नियत दोनों बहुत साफ है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। मैं तब भी कहता था, आज फिर से कह रहा हूं कि उनके दूरदृष्टि और स्पष्ट नीति के कारण ही जिन्न का जो बोतल का बंद जिन्न है वो बोतल के बाहर निकला है।
सरकार की नीति बहुत साफ थी कि जो भी इसमें अपराधी हैं, चाहे वे कितने भी रसूखदार हो, ब्यूरोक्रेट्स हों या डेमोक्रेट्स हों, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। तब संसद से लेकर के सदन तक में, मध्य प्रदेश के सदन तक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वार करने की कोशिश की, केवल इसलिए कि अपने पाप के गुनाहों पर पर्दा डला रहे। हमने तब भी कहा था कि सरकार जिस एजेंसी से कांग्रेस चाहती उस एजेंसी से जांच करा ले, और हुआ। पहले एसआईटी ने जांच की, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए, सीबीआई जांच के, सीबीआई जांच के बाद में अब दूध का दूध पानी का पानी है। हम तब भी कहते थे कि कोई भी हो उसको कानून का उल्लंघन, जिसने भी कानून की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, जिसने भी मध्य प्रदेश के संविधान का या देश के संविधान का या मध्य प्रदेश के कानून का उल्लंघन किया है, हम किसी को नहीं बख्शने वाले। आज 4000 पन्नों के जो चार्जशीट सीबीआई ने पेश की है, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें दूध का दूध पानी की तरह लोगों को दिख रहा होगा, कांच की तरह बिल्कुल साफ है। इस प्रदेश में अगर किसी ने भी गंदा काम करने की कोशिश की है तो सरकार ने उसको बख्शा नहीं है। और इसमें आने वाले समय में, अभी आपने 2 प्रकरण का और जिक्र किया, हनी और मनी में किनके काल में हुआ था, क्यों हुआ था, मैं तब भी कहा था और आपके ही चैनल पर मैंने कहा था कि अगर कमलनाथ में हिम्मत है तो अलीबाबा 40 चोर की ये जांच करा करके देख लें। तब भी मैंने कहा था कोई जांच नहीं कराने वाले। सरकार को मैं चुनौती देता हूं, आज फिर से कहता हूं कि इसका भी चिन्ह बाहर आएगा और इसमें भी कई सफेद पोस्ट जो चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे। और जहां तक रहा बात चिरायू के वर्तमान कोविड को लेकर के, चर्चित नाम को लेकर के आपने जो जिक्र किया है, ये स्वतः इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया पर आरोप आप कितने भी लगा लो, पीठ से लेकर के पेट तक पर आपने वार किया है, अपने कमर के नीचे भी वार किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी, दिखाने की कोशिश तुमने कुछ और की है। अब तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। ये तो साफ हो गया। मैं बात कर लेता हूं, मेरे साथ है ना अवनीश जी जुड़े हुए। अवनीश बुंदेला जी, व्यापम के मामले पर आपने कहा था, आपकी सरकार जैसे ही बनी आपने मुकदमा दर्ज कराया और यह भी कहा था कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ कर ना सके। पर अब इतना क्लियर हो गया है कि चार्जशीट दाखिल हो गई है और कई लोग सलाखों के पीछे फिर से जाने की तैयारी में। अवनीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी है मेरे साथ? जी सर, व्यापम का जिन, हनी का जिन, सब बाहर आ रहे हैं आजकल। नहीं, कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम कर रहा है, राजनेता अपना काम करते रहे। राजनेताओं के काम पर अब टिप्पणियां होने लगी हैं कि आपने जो है जिन व्यवस्थाओं को दरकिनार करके केवल पॉलिटिकल जो एंगल के आधार पर जो टिप्पणियां की थी, तो सीबीआई की जांच में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, कोई भी राजनेता का नाम नहीं आया, ना ही तो मुख्य शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा, ना दिग्विजय सिंह का नाम आ रहा। जबकि ये कहा जाता था कि व्यापम जो है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है, मेडिकल क्षेत्र जो है वो दिग्विजय सिंह का है, अदर देन मेडिकल जो है वो शिवराज जी के लोगों का है, ऐसा करके चर्चा चलती थी, लेकिन दोनों का नाम नहीं आया। बाकी लोगों के बारे में जो है वो जो चार्जशीट है वो ये कह रही है कि उनने कुछ ऐसा मामले हुए हैं, तो ये तो सबको मालूम था कि डीमेट से परीक्षा होती थी तो काय के लिए होती थी, डीमेट की व्यवस्थाएं किसने की थी, तो डीमेट की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पैसों का लेन देन होता था। तो ये तो प्रशासन को भी मालूम था, पुलिस को भी मालूम था और सरकारों को भी मालूम था। लेकिन जब पोल खुली तो शिवराज सिंह चौहान ने उसकी जांच के आदेश दिए और उस जांच के आदेश का परिणाम ये निकला कि ये परिस्थितियां जो है साफ तौर पर सामने दिख रही हैं। और ये चार्जशीट वही बता रही है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन लोग जो हैं, अब जैसे चिरायू का ही उल्लेख है उसके अंदर, अब चिरायू के गोयनका जी ने कोरोना के मामले में जो उल्लेखनीय काम किया है, प्रदेश की सेवा की है, उसकी अनदेखी थोड़ी की जा सकती, वो अपनी जगह है और ये जो मामला है ये अपनी जगह। ठीक है, आप चलिए, अवनीश बुंदेला भी जुड़े मेरे साथ और वरिष्ठ वकील है हाई कोर्ट के मनीष यादव जी, आप भी जुड़े हैं। अवनीश जी, मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, पहले वकील साहब से थोड़ा सा समझ लो इसको तकनीकी रूप से। वकील साहब स्वागत है आपका। मनीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। व्यापम का मामला एक बार फिर बाहर आया है, इसमें चार्जशीट दाखिल की गई है, अब क्या होगा? जी, एक्चुअली ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसको कह सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट तो कई बार दाखिल हो चुकी है। इसमें जैसे जैसे नए नए एक्यूज लोगों के नाम आते जा रहे हैं,
तो वो उस हिसाब से उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करना बोलते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन ओपन रखी जाती है, क्योंकि इसमें अभी कई सैकड़ों एक्यूज लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो ये चार्जशीट तो रेगुलर कोर्ट में बार बार पेश होती रहेगी। तो चार्जशीट के साथ में हो सकता है कुछ नए तथ्य भी आए हों या नए आरोपी बनाए हों, जैसे अभी डॉक्टर अजय गोयनका को इसमें शायद इम्प्लीकेट किया है जी। ये तो एक अपने आप में प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि 178(3) में कभी भी इस तरह का जो बड़ा मामला है, अगर कोई आरोपी फरार रहते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखते हुए, क्योंकि विद इन 90 डेज अगर सेशन ट्रायल है तो 90 दिन के अंदर कोई भी चालान पेश करना होता है। तो ये 90 दिन की प्रक्रिया रहती है, उसके बाद में फिर ओपन रखते हैं उसको, जांच को, और उस प्रक्रिया के तहत ये चार्जशीट फाइल हुई है। जी चलिए, अवनीश जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मेरे साथ चेतन जी जुड़े हैं, आप सुन रहे होंगे। और आपकी जब सरकार बनी तो व्यापम के मामले को आपने उठाया भी, लेकिन उससे पहले चूंकि सीबीआई दर्ज कर चुकी थी, कार्रवाई चल रही थी, पर कुछ हो ना सका 18 महीने में। अब पुनः इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है और 60 लोग मुश्किल में हैं। देखिए, पहले तो क्या भाजपा निरंतर झूठ बोलती, पहले तो 15 महीने से, कुछ दिनों से 18 महीने कर रहे हैं। 15 महीने कल भी अपन हाँ वही 15 महीने के 18 मत बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये बड़े आश्चर्य की बात है मनोज जी कि 15 साल में ये घोटाला जन्म लेता है, और मतलब कमलनाथ जी से 15 महीने में सारी उम्मीदें लगाए विपक्षी सत्ताधारी पार्टी भाजपा, मतलब व्यापम की भी जांच हो जाए, टेंडर की भी हो जाए आपके, और सबको रोजगार भी मिल जाए, किसानों का कर्जा भी, मतलब 15 साल से जो बैठे हैं, जिनको 16 साल चल रहा है, मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मनोज जी, ये किस तरह की बात है, मेरी समझ से परे है। देखिए, व्यापम घोटाला कहीं ना, ये बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका बड़ी संदिग्ध रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने सीबीआई को जांच बहुत बाद में दी। आपको याद होगा जब आंदोलन हुए उस समय हम विपक्ष में थे, हमने बकायदा हमने कितने प्रश्न उठाए, हमने कई सारे दी तो थी सीबीआई को, फिर आपने सीबीआई पर भी सवाल उठाए थे। देखिए, एक बात बताएं मनोज जी, सीबीआई को कब दिया शिवराज सिंह चौहान ने? फिर एक बकायदा एक वो कहानी गढ़ी कि मुझे आज सपना आया, फब्र में लगा कि जनता के दिमाग में प्रश्न, तो इसलिए मैं सीबीआई, पहले तो सीबीआई को जांच नहीं दी, पहले तो सीआईडी से जांच करा के इस मामले को बंद कर दिया था। अरे साहब, कोर्ट में जाना पड़ा, सेंट्रल में बकायदा, उसके बाद सीबीआई को, क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार हमारी थी, हमने बकायदा मांग की कि आप सीबीआई, लेकिन ये एक संविधान है कि सीबीआई जांच की मांग जब तक केंद्र सरकार अनुमोदित नहीं करती तब तक सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। और शिवराज सिंह चौहान जी थे कि सीबीआई को मामला देने को तैयार नहीं थे, उन्होंने सीआईडी से जांच करवा के इसको मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया था। और सबसे बड़ा व्यापम घोटाला अपने आप में एक, मेरे को लगता है कि पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला है। भले ही शिक्षा नीति से, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ घोटाला है, लेकिन आप मनोज जी इस बात को मानिए, इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ है कि जिसमें आप बताएं 55 से 56 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मतलब जो व्यक्ति शिकायत करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब जो व्यक्ति आरटीआई लगाता है उस पर मतलब वो उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह से कितनी सारी मौतें हुई हैं। सबसे पहले तो इसमें ये भी जांच का विषय है कि वो मौतें कैसे हुई। नहीं, मौतें कैसे, मौत की जांच तो आप लोग अलग से करा सकते थे, मुझे लग रहा है अलग अलग थानों में दर्ज हुआ था। मुझे याद है कि कुछ मामले झाबुआ के मेघनगर में दर्ज हुए और कुछ अलग अलग थाने दर्ज में हुए थे। मनोज जी, कांग्रेस तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहती है, कांग्रेस से ही सभी उम्मीदें रहती है लोगों को, क्योंकि उम्मीद इसलिए रहती है कि माना कि 15 साल में ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो आए तो थे आप लोग, आपको मौका तो दिया था, इसलिए सवाल तो उठता थोड़ा सा। हाँ मनोज जी, अच्छी बात है ना आपकी कि 15 साल वाले को आप बकायदा निकाल दो, 15 महीने वाले से पूछो कि भैया तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं, तुमने तो ये भी वादा किया था, ये भी वादा किया था, और 15 महीने में सरकार पटक दो। चेतन जी सवाल करो, ये 15 साल आपकी सरकार थी। ऐसा है कि 56 साल देश पे राज करने वाले 6 साल वालों से पूछते हैं कि विकास कितना हुआ है, फिर इसका उत्तर ये है क्या? अरे वर्षों वर्ष जो चोरी करता पकड़ती है पुलिस तो 24 घंटे में रिमांड ले लेती है। नीति और नियत साफ है नहीं, नख से लेकर के बाल तक सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग। भ्रष्टाचार की जननी की अम्मा यहाँ बैठी हो, आप उनसे किस प्रकार के न्याय की उम्मीद करते हो? हनी और मनी तो इनके समय में हुआ था, कर लेते ना, क्यों नहीं किया? आपने टेंडर घोटाले की बात करते थे, क्यों नहीं आपने जांच की? आपने ट्रांसफर उद्योग खोल करके बैठ गए, अपना बढ़िया कारोबार करते रहे, शराब माफियाओं से, भू माफियाओं से सांठ काट करके। बहुमत नहीं, आपने सारी रेत की खदानें 2023 तक बेच दी। ये कौन सी नैतिकता की सरकार थी? जब सरकार ने बहुमत खो दिया, राज्यपाल ने कह दिया आप पे बहुमत नहीं, आप बहुमत साबित करिए, तब आप नियुक्तियां कर रहे थे। इनसे किस प्रकार की मनोज जी आप उम्मीद करते हो? अगर इतना चाल चरित्र चेहरा इनका साफ होता
तो हिंदुस्तान में इनकी ये गति थोड़ी ना होती। दुर्गति के साथ दोनों सदनों में ये सो के लायक नहीं बचे। ये वो लोग हैं जो कहते थे इस देश को आजादी हमने दिलाई, इस देश के लोकतंत्र को हमने बनाया, इस देश के संविधान को हमने बनाया। जननी जब बंजर भूमि की तरह दिखने लगे तो सोच लो कि उस जननी में कुछ तो कमियां हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, दोनों की नीति भी स्पष्ट है, नेता भी स्पष्ट है। जी चलिए, जो कहते हैं हम नीयत करते भी हैं। अच्छी होना चाहिए आप सभी लोगों की। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं चलूंगा। इस समय मनीष यादव मेरे साथ जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। मनीष जी, तकनीकी रूप से मैं पुनः आपसे समझना चाह रहा था कि चालान प्रस्तुत हो गया, आपने कहा सप्लीमेंट्री चालान है ये, आगे चलकर जैसे चालान जब प्रस्तुत हो गया है तो अब आगे क्या होगा? क्या जो लोग इसमें 60 लोगों के जिनके नाम है वो अंदर जाएंगे, मुश्किल में पड़ेंगे ये सब लोग? नहीं, चालान पेश हुआ है तो निश्चित रूप से या तो इन लोगों ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल करवा ली होगी या पहले से ये रेगुलर बेल पर होंगे। क्योंकि अगर चार्जशीट फाइल होती तो किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद होती है या उसकी जमानत की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही होती है। अदरवाइज उनको फरार घोषित करके चार्जशीट फाइल होती है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअली में जो मैं बता रहा हूँ कि अभी मेरे जो दोनों मित्र हैं कांग्रेस और भाजपा पार्टी की, ये एक दूसरे पर उंगली जरूर उठा रहे, पर सबसे पहले जो व्यापम घोटाला उजागर हुआ था तो वो 2010 में हुआ था। वो तत्कालीन निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा ने उसको उठाया था। उसके बाद कुछ 2-3 विसल ब्लोअर थे, उन लोगों ने इस मामले को उठाया था। तो उस समय की तत्कालीन विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस घोटाले को ये तो कह रही है कि ये सबसे बड़ा, सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, पर वो उसको भुना ही नहीं पाई थी। उस घोटाले के बावजूद भी 2013 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का फेलियर रहा था। और जनता, और मैंने तो क्योंकि खुद ने कई पिटीशनें लड़ी हैं, कई लोगों की मैंने जमानतें कराई है, मैंने रोते हुए देखा है बच्चों को, जिन बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ था। तो ये कुल मिला के पॉलिटिकल बातें हैं, क्योंकि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां बची हुई हैं। छोटी मछलियां थी वो चली गई। ये भी बात सच है कि कांग्रेस को मौका मिला 8-10 महीने का। कांग्रेस चाहती तो व्यापम घोटाले की पुनः जांच करवाती, पुनः जांच करके उनको जो लगता था कि जो दोषी हैं, जिनको बचा लिया गया है भाजपा ने, उनको सामने लाना था। सबसे बड़ी बात है, एक पेंशन घोटाला था, बहुत बड़ा पेंशन घोटाला हुआ था, इंदौर का था वो, उसकी जांच तक डिस्क्लोज नहीं कर पाई कांग्रेस। तो ये सब, मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है ये दोनों पार्टियों का पैक्ट रहता है कि हम आपको बचा लेंगे, आप हमें बचा लेंगे। तो ये कुल मिला के कोर्ट की प्रक्रिया तो अपनी चलती है। तो ये चालान पेश हो जाने से बस इतना ही है कि कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी, इन लोगों के ऊपर चार्ज लगेगा और ये लोग सामना करेंगे। और इसका जो कंक्लूजन है इस ट्रायल का कंक्लूजन, कई लोग तो आरोपी इसमें मर चुके होंगे जब तक नहीं आना है। ओह, जी जी जी। टेक्निकली तो मेरा सुरेश शर्मा जी, जब मामला न्यायालय में होता है तो यही मुश्किल होती है कि लंबा खिंचता है मामला, और कई बार ऐसी स्थितियां बनती है। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें जब सुनवाई पूरी हो चुकी होती है, मामले का जो रिजल्ट आना चाहिए, तब तक कई लोग तो दुनिया ही छोड़ चुके होते हैं। ये बात सही है, वकील साहब बहुत व्यवहारिक बात कह रहे हैं कि ये मामले इतने लेंदी होते हैं। और जब बड़े लोगों के मामले होते हैं, आर्थिक संपन्न लोगों के मामले होते हैं, या यूं कहें कि आर्थिक लेन देन के मामले होते हैं, वो इतने लेंदी कर दिए जाते हैं कि एक पीढ़ी बीत जाती है और फैसला नहीं आ पाता। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सब लोगों के सामने हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा मनोज जी कि सरकारें जो हैं वो एक दूसरे के, राजनीतिक दलों की एक दूसरे के साथ मिलकर के चलती है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में चेंज हुए तो शिवराज जी जाके कमलनाथ जी से मिल लिए थे। कमलनाथ जी की सरकार गिरी तो नाराज होना चाहिए था थोड़ा बहुत, लेकिन वो नाराज नहीं हुए, वो दूसरे ही दिन मिलने चले गए। चलो भैया बधाई तुम्हें। अच्छा, 28 उपचुनाव हो रहे थे, ये भी मालूम था, तो उपचुनाव के बाद जाके मिल लेते। लेकिन तू मेरी फाइल मत खोल, मैं तेरी फाइल नहीं खोलूंगा। ना हनी ट्रैप खोला गया, ना टेंडरिंग खोला गया, और ना जो है ये अब जो है ये आप देख लेना। मैं अभी भी आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने जिस मामले की, आयकर ने जिस मामले की बात करी है, ये हमारी खबरों का हिस्सा बनेगा, वकीलों के लिए नोटिस जारी करने का हिस्सा बनेगा, और नेताओं के लिए जो है एक दूसरे पर दनादन करने का हिस्सा बनेगा। कांग्रेस भी कुछ कह रही थी, आप सुन रहे होंगे। यही परिस्थितियां रहती है, तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजा वाली स्थिति है, दोनों अपनी खुजाल मिटा लेते हैं बस। जी जी जी। अवनीश जी, सवाल देखिए, आपने कहा कि सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल 15 साल वालों से होना चाहिए। सवाल दोनों से है, और सवाल वही है कि जब बड़े मामले होते हैं तो आम छोटे लोग तो शिकार हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग बच निकलते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा, जो चेतन जी झूठे आरोप लगा रहे थे, झूठ परोस रहे थे, ये रेत नीति के ऊपर कुछ बोल रहे थे कि 2023 के लिए दे दी। इनको ये जरा पता करें कि जिस रेत नीति से इस प्रदेश को सिर्फ 100-150 करोड़ रुपए, सिर्फ 100-150 करोड़ रुपए
प्रतिवर्ष मिलते थे, हमने उस रेत नीति से राजस्व में 1250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करवाया, मतलब उसमें इतनी राजस्व में बढ़ोतरी हुई। तो ये तो इनको समझना चाहिए कि इनकी नीति में खराबी थी या इनकी नीयत में खोट था, क्योंकि रेत का विशेष लगाव है, रेत से विशेष लगाव है शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार वालों को। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, इस तरह के झूठे आरोप ना लगाएंगे। जो अच्छा काम किया गया है उस अच्छे काम को भी आप अगर गलत ढंग से पेश करेंगे मनोज जी, तो कैसे चलेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, व्यापम जो कांड है एक सबसे बड़ा घोटाला है, और हमने बकायदा इसको विपक्ष में रहते हुए बड़ी मुखरता से उठाया, तभी तो सीबीआई जांच कराने के लिए शिवराज वकील साहब बता रहे थे कि ये मामला तो पारस जी ने उठाया था। पारस दादा जो वहां के रतलाम के हैं, महापौर रहे हैं, विधायक रहे, निर्दलीय, पहली बार उन्होंने उठाया था और मैंने इंटरव्यू भी किया था, ये मुझे याद है। देखिए, कोई ना कोई व्यक्ति के पास जो साक्ष्य होते हैं, जानकारी होती, वो व्यक्ति सबसे पहले लेके आता है। तो क्या कांग्रेस ने कभी विपक्ष में रहते हुए कभी इसके प्रति कोई बात नहीं की? आप पता करें, अजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे, क्या उन्होंने मामला नहीं उठाया? कि सत्यदेव कटारे ने कभी इसकी चर्चा नहीं की सदन में? निरंतर हम लोगों ने चर्चा की, इसके खिलाफ हमने कितने धरने प्रदर्शन किए, एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने कितने धरने प्रदर्शन किए साहब। मैंने खुद इस मामले में गिरफ्तारी दी है बकायदा इसी भोपाल शहर में। तो ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस ने मामला नहीं उठाया। कांग्रेस ने मामला पूरी मुखरता से उठाया। उसी का कारण है कि आज ये शिवराज सिंह चौहान जी जब कितना ना नुकुर करने के बाद उन्होंने सीबीआई जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। चेतन जी जवाब दे दीजिए। प्रमुखता से मामला उठाया है तो मनोज जी 2013 का कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा करके देख लो, उसमें व्यापम का कहाँ उल्लेख है, आप उठा करके देख लीजिए। 2018 के इनके घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए कि उसमें ये कहाँ इनसे भूल हो गई। और जो लोग कह रहे हैं माननीय शिवराज जी, अरे माननीय शिवराज जी में ही इतनी ताकत थी, नैतिकता थी, नैतिक बल था, जो जिन्न के इस बोतल को खोलने का साहस किया। आपकी सरकार में साहस था? आपकी सरकार में तो सिगरेट की पर्चियों पे भी लिख करके नियुक्तियां हो जाती थी, और कई लोगों के पास वो सिगरेट पे लिखी हुई पर्चियां आज भी जिंदा हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और जहां तक आपने रेत और खनन को लेकर के कहा है, किस सरकार की नैतिकता इस प्रकार की है जिसको 5 दिन का बहुमत नहीं हो 5 साल का एग्रीमेंट करने का निर्णय कर सकती है? भैया बताना जरा उन्नीस जी, आप मेरे को, आप बहुत जानकार हैं, आप बताइए आपकी सरकार को बहुमत है जब आपने सारे अलग मुद्दे से जा रहे हैं अलग, लेकिन 30 सेकंड बता दीजिए। बकायदा बीडिंग जब होती है उसमें जो कंपनी पार्टिसिपेट करती है तो उनका किसी सरकार रहे या न रहे उससे लेना देना नहीं होता है। संविधान उठा के पढ़िए चेतन जी, अगर कोई व्यापारी आके बीडिंग करता हो तो क्वालिफाई करता, उसको कोई मतलब नहीं सरकार 5 दिन रहे 5 साल रहे, उसने बीडिंग की, क्वालिफाई किया, वो काम करेगा। अब इसमें चिंता शिवराज सिंह चौहान जी को है, उनका नुकसान हो रहा है, इसलिए उन ठेकेदारों को काम नहीं करने दे रहे हैं, उसमें नानुकुर कर रहे हैं। जिनको आप रेत तक मत ले जाइए, रेत की चर्चा तो खूब होती रहती है। सुरेश शर्मा जी, ये कहीं और चले गए, लेकिन ये व्यापम का जिन जो बाहर आया है, क्या लोग मौके तक पहुंच जाएंगे? अंतिम जहां से पैदान पर जाना चाहिए, जहां से कुछ लोग अंदर होंगे कुछ बाहर होंगे, वहां तक पहुंच पाएगा ये जांच? मनोज जी, मैं एक बात बीच में पहले कहना चाह रहा था, वो ये है कि मुझे वो दिन याद है, आपको भी वो दिन याद है, जब सत्यदेव कटारे जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने इस मामले को उठाया था। तो सारे कांग्रेस के विधायक या ज्यादातर कांग्रेस के विधायक जो है वो एक एस्प्रिन पहन करके आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं व्यापम का डॉक्टर हूँ। यानी कि आपने ये मुद्दा डॉक्टर का उठाया था, आपने वहां पीईई, पीईटी और पीएमटी का मुद्दा उठाया था और मुख्य तौर से पीएमटी का मुद्दा उठाया था। लेकिन जो ही दिग्विजय सिंह जी ने गुना में धरना दिया किसानों के मामले को लेकर के, तो सब कांग्रेस के नेताओं की समझ में आ गई और वो पटवारी, मास्टर और इन छोटे छोटे मामलों में आकर के अटक गए। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि जिस भाई मियां ने सत्यदेव कटारे जी को कागजात सौंपे थे, वो सारे के सारे कागजात प्रमाणिक थे और प्रमाणिक होने के बावजूद भी वो कागजात गायब हो गए, आज तक कोर्ट के सामने नहीं आए। मैं और क्या कहूं, कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप उनसे बुला लीजिए और पूछ लीजिए व्यापम का सारा मामला क्या है। तो बहुत ये बड़ा गंभीर मामला है, हम सब भी चाहते हैं कि इसकी जांच तो है वास्तविक ठिकाने तक जाना चाहिए। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जो भी मेडिकल सारे मामले थे, तो जो टीम पूरी की पूरी थी वो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में निर्मित हुई थी। बाकी की टीम जो थी वो सारी की जो दूसरी टीम बनी है वो शिवराज जी के कार्यकाल में जो हुई, और शिवराज जी की सरकार ज्यादा समय चली तो मेडिकल में लोग घुसने लग गए, मेडिकल में दलाली करने लग गए लोग। जो
जी चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन व्यापम का जिन्न बहार है और व्यापम की जिन्न में सुनवाई शुरू हो गई है। चार्जशीट दाखिल हुई है, चार्जशीट में 60 लोगों का नाम है, लेकिन पहले भी चार्जशीट दाखिल हुई है। कुछ लोग अंदर गए, जो गए थे वो बाहर आ गए। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपनी पूरा जीवन खपा दिया पढ़ने लिखने में, जो लोग ये चाह रहे थे कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, उनको तो मिला नहीं, किसी और को वो जगह मिल गई। अब ना तो वो रहे और वो जो बनना चाह रहे थे वो अपनी उम्र खो चुके। तो जिम्मेदार कौन? ऐसे घोटाले होते हैं, नुकसान तो युवा पीढ़ी का होता है। सवाल यही है सबसे बड़ा। लेकिन क्या अब कुछ होगा? तो नजर इस पर बनी रहेगी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई। आज इतना ही। बने रहिए i24 पर। नमस्कार।